हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस ऑफिशियल के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। आज देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जो टेक्निकल हेल्पर 2022 का पेपर हुआ है। ठीक है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का 2022 का पेपर हुआ है। तो उसका मेंस का आंसर की एक बच्चे ने भेजा कि सर बताइए इसमें से अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो हम लगा देंगे, वरना आप इसको सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, तो उसी पेपर को आपके सामने भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेशन इंपॉर्टेंट है, यानी देख लीजिए ट्रेंड किस तरह के क्वेश्चन चल रहा है। हालांकि हल्का पेपर पूछ सकता है, तो इसी टाइप का पेपर आप में पूछेगा। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछा है। और ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है कि हीट डेवलप इन ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, यानी जो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होता है वह किसके वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि जूल्स लॉ के अनुसार हमको पता है क्या होता है, I²R T होता है। तो यहाँ से साफ साफ तुमको देखने को मिल सकता है कि किसके वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, ये होता है हमारे आई के, किसके, करंट के। तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, करंट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड अपॉन पासिंग करंट ड्यू टू। अच्छा, जब किसी चालक में करंट प्रवाहित होता है तो हीट उत्पन्न होता है, ये बात सही है। तो जो हीट उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, कि चालक में ऐसा क्या चीज़ होता है, चालक में ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके कारण उसमें प्रभावित होने से उसमें ऊष्मा निकलती है। तो हमको पता है कि सर जी अभी देख रहे थे हम लोग, क्या हो रहा था सर, I²R T, यानी ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के कारण, यानी चालक में जो प्रतिरोध होता है उसी के कारण हमारा क्या होता है, हमको ऊष्मा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और रेसिस्टेंस के कारण ही पावर लॉस भी होता है, जिसको शक्ति क्षय किसके कारण होता है, तो रेसिस्टेंस के कारण ही होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल है। ठीक है, प्राथमिक सेल वही होता है जिसको अगर आप एक बार चार्ज कर दें तो दोबारा चार्ज वो नहीं हो सकता, यानी एक बार डिस्चार्ज चार्ज कंपनी से चार्ज हुआ मिला, या आप ही ने एक बार चार्ज कर दिया, अब दोबारा अगर वो डिस्चार्ज होगा तो फिर वो चार्ज के यूज़ में नहीं आ सकता। ये प्रक्रिया क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब पुनः वापस उसी कंडीशन में नहीं आ सकती। तो हमको पता है कि सर जी लेड एसिड सेल, तो सेकेंडरी सेल में सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल हम समझते हैं लेड एसिड सेल का वही होता है। ठीक है, एक होता है लिथियम आयन बैटरी जो हमारे मोबाइलों में प्रयोग होती है। तो लिथियम आयन क्या, जो हमारे मोबाइल में होता है, क्या बार बार रिचार्ज नहीं होता है, सर होता है। एक होता है निकल आयरन, जिसका दूसरा नाम क्या है, एडिशन सेल, इसको एडिशन सेल ही कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखना। निकल कैडमियम होता है, निकल आयरन, बस आयरन की जगह किसका प्रयोग कर देते हैं, कैडमियम का प्रयोग कर देते हैं, तो वो निकल कैडमियम हो जाता है। अब देखो ये जो HgO है, मरकरी ऑक्साइड, ठीक है, क्या है ये, HgO, मरकरी का ऑक्साइड, ये जो हमारा होता है प्राइमरी सेल होता है। ये बाकी जितने तीनों हैं, ये और एक ये, इसको दोबारा चाहे तो चार्ज कर सकते हैं, मगर मरकरी का ऑक्साइड जो रहता है दोबारा चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी में क्या हो जाएगा, तुम्हारा ड्राई सेल भी आ जाएगा, तुम्हारा कार्बन जिंक सेल भी हो जाएगा, तुम्हारा वोल्टेइक सेल भी, लेक्लांचे सेल, ये सब जितने भी हैं, डेनियल सेल, ये सब तुम्हारे प्राइमरी में चले आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखो ये बेसिक क्वेश्चन पूछा है जी, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि परमिएबिलिटी की रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी पारगम्यता का व्युत्क्रम क्या होता है। पारगम्यता, देखो पारगम्यता क्या होता है, सर जी पारगम्यता वह क्वालिटी होती है कि किसी मटेरियल में
जो चुंबकीय फ्लक्स है कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकता है वो किससे दिखाया जाता है, पारगम्यता से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि वो कितनी विरोध डाल सकता है इस फ्लक्स में कि तुमको इससे हम पास नहीं होने देंगे, इस फ्लक्स इस मटेरियल से तुमको हम पास नहीं होने दे सकते हैं। ठीक है, तो यही परमिबिलिटी को उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा चीज़ होता है जो बोलता है तुमको अपने अंदर से पास नहीं होने सकते हैं, तो वो कौन होता है, हमारा रिलेक्टिविटी होती है। रिलेक्टिविटी ही बोलता है प्रतिष्ठभ्यता जिसको बोलते हैं कि हम जैसे रेसिस्टेंस करंट का विरोध करता है उसी तरह हम फ्लक्स का विरोध करेंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है तुम्हारी रिलेक्टिविटी। एस बराबर दिखाते हैं, एस बराबर दिखाते हैं 1/μ L/A। इसको याद रखना, ये फार्मूला होता है। यूनिट की बात करें तो क्या होता है, एक यूनिट होती है हेनरी इनवर्स और दूसरी क्या होती है, एम्पियर टर्न पर वेबर। ये सभी यूनिट होती है, इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। दो कैपेसिटर जो कि 4 पिकोफैराड के हैं प्रत्येक, उनको श्रेणी में कनेक्टेड किया गया है, तो पूर्ण कैपेसिटेंस कितना होगा, तो हमको पता है कितना होगा। हमको पता है कि इसको कैसे जोड़ते हैं सीरीज में। ये 4 पिकोफैराड है, ये 4 पिकोफैराड है, तो अगर ये श्रेणी में है तो जुड़ेगा कैसे, सर पैरेलल की तरह। जैसे पैरेलल में प्रतिरोध जोड़ता है उसी तरह सीरीज का कैपेसिटर जोड़ता है उस तरह के। तो सी तुल्यांक की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा C1 गुणे C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही होगा। अब इसको करें तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4/4 प्लस 4 8 हो जाएगा। इसको काट दें कितनी बार में, 2 बार में, 2 से इसको काट दें कितने आया, 2 आया। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा सर जी, 2 पिकोफैराड सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य हो जाए तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यानी किसी डीसी मोटर की फ्लक्स जो है वो शून्य हो जाए। देखो फ्लक्स बात किया है, इसका मतलब फील्ड फ्लक्स की बात कर रहा है। ठीक है, फील्ड फ्लक्स की बात किया है कि फील्ड फ्लक्स शून्य हो जाए तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो हमको पता है सर स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, रिलेशन एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB/5। अब देखो यही बोला कि अगर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी, बढ़कर अनंत तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। EB की जगह चाहे तो एक और चीज़ लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, EB बराबर हमको पता है क्या होता है, हमको पता है कि EB बराबर होता है, EB बराबर होता है V माइनस IA/RA। तो चाहे तो EB की जगह ये भी रख के निकाल सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, स्पीड कंट्रोल की बात करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, तब EB की जगह ये फार्मूला रख के हम रिलेशन का ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो हमारे फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जितने भी टेक्निकल हेल्पर वाले देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो क्वेश्चन देख लें। बट यही है कि बच्चे बता रहे थे कि शायद अपना तो आंसर की दे दिया, मगर बच्चों ने क्या टिक किया वो नहीं किया है। और वो बता भी रहे थे कि मतलब 2-3 महीना हो गया पेपर, शायद अगस्त में पेपर हुआ था। तो इतना समय ये ले रहा है कि इसको कैसे याद रहेगा जी कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरीके से कहे तो निकम्मापन वाली हालत हुई है। ठीक है, और कुछ हुआ नहीं है, सही है ना, बस मतलब खाना पूर्ति हो गया अंतर की, इसका कोई मतलब नहीं है जी तुम्हारे। ठीक है, इसका तो तुम सर्च मार लेते, क्वेश्चन पता होता तो तुम सर्च मार लेते तो यूट्यूब पे मिल जाता, तुमको देने की क्या ज़रूरत थी, सॉरी यूट्यूब पे मिल जाता या फिर गूगल पे मिल जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्टार डेल्टा कनेक्शन का 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी वाइंडिंग कैसी होगी। ठीक है, देखो साफ साफ बोल दिया जी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बोल क्या दिया है, कौन सा है, तो जी हमारा डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, डेल्टा, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होगी, स्टार में होगी। तो यही पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला डेल्टा है तो डेल्टा प्राइमरी की वाइंडिंग का ही पूछा है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में तो पता ही है कि डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा स्टार बोल चुका है, तो डेल्टा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
देखो ये सब तो ऑफलाइन में एकदम बढ़िया से अंडरलाइन कर करके करवाएं। क्वेश्चन क्या है कि एसी वितरण प्रणाली में समानता निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमको पता है कि हमको पता है कि 3 फेज 4 बार करते हैं। हाँ सर जी, 4 बार कैसे हुआ, 3 तो फेज हो जाएगा और एक न्यूट्रल ले लेते हैं तो 4 बार हो जाएगा, ठीक है। या फिर 3 फेज हो जाएगा और एक क्या कर लेते हैं, अर्थ भी ले लेंगे तो 4 बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 फेज 3 बार होता है, हाँ सर। 3 फेज अगर नॉर्मल ले जाते हैं जैसे ट्रांसमिशन में ले जाते हैं तो वो 3 फेज 3 बार हो जाता था। सिंगल फेज 3 बार हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। सिंगल फेज लिए और एक अर्थ लिए एक न्यूट्रल लिए हो सकता है। सिंगल फेज 2 बार हो सकता है, हाँ सर जी, एक फेज और न्यूट्रल ले लिए हो गया। मगर सिंगल फेज 4 बार कहाँ से जाएगा थे, बहुत करोगे तो सिंगल फेज ले लोगे, एक फेज ले लोगे, सॉरी एक सिंगल फेज ले लोगे, एक न्यूट्रल, एक 3 ही हुए ना, चौथा तार कहाँ से आएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंगल फेज 4 बार सिस्टम यहाँ पे नहीं प्रयोग करते, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। 59 निम्न में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले ईंधन कौन से हैं। क्रूड ऑयल का प्रयोग करते हैं, जो अंदर से पेट्रोलियम में सब तेल निकलता है उसकी। मीथेन यानी नेचुरल गैस की बात करते हैं। लिक्विफाइड हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का तरल रूप, या पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं, या यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समस्थानिक का मतलब समझते हो, क्योंकि देखो यूरेनियम ये भी होता है 237 भी होता है, 235 यूरेनियम भी होता है और 232 यूरेनियम भी होता है। इसलिए यूरेनियम का ही कई सारे आइसोटोप समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2 और H3, ठीक है। इसी तरह इसके भी समस्थानिक होते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। किसका, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। चाहे तो और किसी का भी कर सकते हैं, यूरेनियम 237 का भी कर सकते हैं, मगर एक तरीके से कहें तो अधिक मात्रा में 235 ही हमको आसानी से मिल जाता है, इसलिए उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री कौन सी होती है। ये कोई कहने वाली बात है। पहले कम्यूटेटर किसकी बनी होती है, तो सर कम्यूटेटर बनी होती है हमारी हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी होती है। किसकी, सर कम्यूटेटर जो बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, HDC यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर, यानी कठोर कर्षित ताम्र का बना होता है। और इसके बीच में क्या भरा रहता है, सर माइका का लेमिनेशन भरते हैं, ठीक है। कम्यूटेटर देखोगे तो ऐसे होता है, तो इस पर ऐसे ऐसे कटी होती है, इस कटी के बीच में ये जो इंसुलेशन होता है ये किसकी बनी होती है, माइका की बनी होती है, ठीक है। इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैमर के इनमें से कौन सा पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हथौड़े का हिस्सा है। तो चिक होता है सर, आई होल होता है सर, हैंडल होता है सर, पिन होता है सर, इसलिए ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हैमर, मैलेट, इसी तरह देखो हैमर का रूप एक मैलेट भी होता है। मैलेट किसका बना होता है, तो सर मैलेट बना होता है लकड़ी का, ठीक है। जैसे चद्दर उद्दर सीधा करने के लिए प्रयोग किया था, या तार को सीधा करने के लिए हम मैलेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो लकड़ी का बना होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लिट रिंग किसका बना होता है, स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग की बात नहीं किया, स्प्लिट रिंग की बात किया है। स्प्लिट रिंग, जब किसी चीज़ को 2 भागों में तोड़ते हैं तो स्प्लिट रिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सही है। यानी स्प्लिट रिंग भी सिंपल एक तरीके का क्या होता है, कम्यूटेटर ही होता है, याद रखना। स्प्लिट रिंग भी एक प्रकार का कम्यूटेटर ही होता है, जो AC को DC में या DC को AC में बदलने का काम करता है। कौन, स्प्लिट रिंग, समझ में आया। वो भी एक प्रकार का क्या होता है, कम्यूटेटर ही होता है। तो स्प्लिट रिंग बना किसका होता है, तो सर स्प्लिट रिंग हमारा बना होता है कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो जब ऑफलाइन में टेस्ट लिए थे तो ऐसा क्वेश्चन दिए थे जी। देखो, मानव शरीर के आंतरिक प्रतिरोध के लिए एक लगभग मान होता है, यानी मानव शरीर का जो नॉर्मल प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। देखो याद रखना,
जब शुष्क होता है, सॉरी जब गीला त्वचा होता है, नॉर्मल जो त्वचा है, गीले त्वचा की बात करते हैं, जब गीला शरीर होता है तो लगभग कितना होता है, 1 किलो ओम होता है। ठीक है, जब सूखा हो जाता है, सॉरी देखो गलत हो गया, जब गीला होता है तो लगभग 400 ओम हो जाता है। ठीक है, जब सूखा शरीर होता है, सूखा, तो लगभग 1 किलो ओम हो जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल पूछा जा रहा है कि कान के बीच का प्रतिरोध कितना होता है, तो वो लगभग 100 ओम होता है। ठीक है, इसको याद रखना, कान से कान के बीच का प्रतिरोध लगभग 100 ओम होता है। तो यहाँ पे देखें तो क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल कितना होता है सर जी, 1 किलो ओम होता है। ठीक है, 1 किलो ओम होता है, सही है ना। नॉर्मल शुष्क की बात करेगा तो 1 किलो ओम तक होता है, 300 से 1000 ओम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेल्टर, अच्छा, ब्रीदिंग में उपयोग किया जाने वाला स्पेल्टर सामान्यतः से बना होता है। जैसे सॉफ्ट आयरन में शोल्डर का प्रयोग करते हैं ना, सॉरी सॉफ्ट सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, तो जो सॉफ्ट सोल्डर में हम किसका प्रयोग करते हैं, तुम किसका प्रयोग करते हैं देखते हैं सर जी, जो फ्लक्स का प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह इसमें ब्रेजिंग में भी फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो वो स्पेल्टर किसका बना होता है, तो सर स्पेल्टर जो बना होता है वो हमारा होता है कॉपर बेस मिश्र या सिल्वर बेस मिश्र का बना होता है। ठीक है, अधिकतर इसको याद रखना, सही है ना। ठीक है, इसका बना होता है अधिकतर। और जो नॉर्मल होता है वो फ्लक्स जो होता है वो नॉर्मल में प्रयोग किया जाता है, जो कि जिंक क्लोराइड ऐसा सारी चीज़ों के बने होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक रेसिस्टेंस है 5 ओम का, वो कनेक्ट किया गया है 4 रेसिस्टेंस से जिसका 1 ओम प्रतिरोध है, और वो आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करें तब थोड़ा सही होगा ना। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि एक रेसिस्टेंस है 5 ओम का जो कि सीरीज में कनेक्टेड है किससे, 4 ओम के 4 1 ओम के रेसिस्टेंस जो कि पैरेलल में, यानी सिंपल कहानी देखो ये बोल रहा है, एक ये 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 है। अब बताओ इसका तुल्यांक प्रतिरोध क्या होगा। तुमको देखो पता है ये एक है, ये एक है, ये एक है, एक है, ये सभी चारों अगर पैरेलल में है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, आर बाई एन करके। आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो कितना आ गया 0.25। तो इसका तो मिल करके कितना जी 0.25 हो गया। और ये 0.25 किसके साथ श्रेणी में है सर, 5 ओम के, तो कितना आंसर हो जाएगा 5.25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5.25 आंसर हो जाएगा। तो सर जी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और याद रखना टेक्निकल हेल्पर वालों, अगर चाहो अगर क्वेश्चन याद होगा तो ऑब्जेक्शन कर देना, नहीं पैसा वेस्ट मत करना। ठीक है, क्योंकि तुमको आइडिया जो इस पर कन्फर्म हो उसी पे लगाना। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुमको लगेगा कि हम सी मार के आए थे, मगर एक्चुअल में तुम वहाँ पे बी मारे हुए हो। ठीक है, तो बेकार हो जाएगा पैसा। ठीक है ना, ये बोर्ड अपना कमाई के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो उसके चक्कर में ना पड़ना। और सेशन पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दिखाते हैं जी, मोटर की रेटिंग सर एचपी में, जनरेटर की रेटिंग सर किलोवाट में, अल्टरनेटर की रेटिंग सर केवीए में, उसी तरह ट्रांसफार्मर की रेटिंग सर केवीए में। अगर केवीए नहीं है तो सर वोल्ट एम्पीयर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो केवीए से केवल मतलब किलो होता है, चाहे तो यहाँ पे एमवीएल भी लगा सकते हो, यहाँ पे एमवी भी लगा दोगे वही मतलब निकलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म तो फेवरेट है जी, हर बार फुल फॉर्म अधिकतर पूछता है। अब इधर पूछा है कि टीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, टीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताओ टीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। सर हमको पता है कि टीआरएस जैसे पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पीवीसी का फुल फॉर्म जैसे होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड
पीवी का फुल फॉर्म फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है। उसी तरह टीआरएस का फुल फॉर्म होता है टफ रबर शीथेड, टफ रबर शीथेड, ठीक है। उसी तरह बीआईएस का ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, आईएसओ का इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह सारी कहानी होती है, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद रखना, पक्का पूछेगा, टफ रबर शीथेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यून्ड सर्किट में कैसे कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। देखो ट्यून्ड सर्किट में एक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है जिसमें आर और एल कैसे होते हैं, जिनमें आर तथा एल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सभी कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में होते हैं, और आर और एल को पहले जोड़ देते हैं तो वो ट्यून्ड सर्किट का निर्माण हो जाता है। और इसमें जो हम कैपेसिटर प्रयोग करते हैं, सॉरी आर और एल बोल रहे हैं, आर और सी, देखो गलत हो गया, एल और सी का प्रयोग करते हैं, एल और सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसमें से जो सी होता है हमारा किसका बना होता है, तो वो बना होता है पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर होता है, पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं जी, फैनोन वाले में करते हैं, जहाँ पे हमको डीसी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होती है, पोलरिटी बनी होती है प्लस माइनस, और किसी कैपेसिटर पे नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या बोला है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का परिवर्तनशील प्रतिरोधक है जिसका उपयोग विद्युत प्रतिरोध में मैनुअल रूप से बढ़ाकर या घटाकर नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा कौन है जी ऐसा, अच्छा इसको छोटा करें थोड़ा सा, देखो ये क्वेश्चन है। तुमको पता है कि जो कंट्रोल अपने हिसाब से रजिस्टर को वेरी करा के कंट्रोल करता है वो कौन है, रियोस्टेट ही है ना, जिसको चाहे तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के मान घटा बढ़ाकर अपने आप को क्या कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जरूर देख लेना। क्या है, आर्मेचर कोर है। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं, फेवरेट क्वेश्चन, बोरिंग क्वेश्चन, और पूछा भी जाएगा भले ही कितना बोरिंग क्वेश्चन हो। तो सर जी आर्मेचर कोर का लेमिनेशन इसीलिए करते हैं कि क्या हो सके, एडी करंट को रिड्यूस कर सकें, प्रवाह को कम कर सकें, और सिलिकॉन का क्यों इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस कम कर सकें, ठीक है। तो आई होप सेशन पसंद आया होगा, और ये क्वेश्चन देख लेना कितने क्वेश्चन है, इसी तरीके से सारे करवा देंगे, ठीक है ना। तो सेशन पसंद आए, और देख लो करंट का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ट्रेंडिंग में। अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।